आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेसीसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा पेपर हल की सीरीज चलाई थी। उसमें हमने 2 पार्ट तो कर लिए थे। एक था राजस्थान की सामान्य जानकारी, एक था मानसिक योग्यता। अभी अपना तीसरा पार्ट है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें है क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 देखो, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक किस प्रकार का चर है। तो इसमें शिक्षक किस प्रकार का चर है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, और सी हस्तक्षेप चर, और डी सहवर्ती चर। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, बी। क्यों? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला भी शिक्षक होता है, और उसमें जो पाठ्यक्रम होता है, विधि, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री और समय, इन सब का एक प्रकार से जो निर्धारण करता है वो शिक्षक करता है। और वो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, उसके जैसा होता है। तो इसमें ऑप्शन बी कर लो, स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 102। गेस्टाल्ट सिद्धांत अधिगम को कैसे समझाता है। गेस्टाल्ट थ्योरी अपन ने शिक्षण अधिगम के दौरान पढ़ी थी। उसमें क्या बताया था, जैसे ये टुकड़े हैं, इन सब का योग करेंगे तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। तो इसमें गेस्टाल्ट की थ्योरी याद करो या फिर कमेंट बॉक्स में बताओ उसने क्या बताया था। उसका एक ध्येय वाक्य था, कोई भी विषय वस्तु होती है, उसका जो योग होता है वो उसके संपूर्ण से अधिक होता है। मतलब जैसे ये टुकड़ा है, इसका जो योग है ये अधिक है, ये टुकड़ा है इसमें भी इसका योग अधिक है, ये वाला टुकड़ा है इसमें भी इसका योग अधिक है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी कहती है अपना संपूर्ण जो होता है वो अपने भागों के योग से अधिक होता है। तो इसमें आंसर सी टिक कर दो, सी फॉर कैट। और क्वेश्चन नंबर 103 देखो, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों के लिए तकनीकी सहायता की उपलब्धता और उचित उपयोग किस प्रकार उनके शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित कर सकता है। इसमें ऑप्शन सी आएगा। सी किस प्रकार से आएगा, जैसे कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चा है, उसको जैसे ब्रेड रीडर होता है पढ़ने के लिए, व्हील चेयर हो गई और ऑडियो बुक्स हो गई, इनकी सहायता से अगर वो पढ़ेगा तो जो सामान्य बच्चे हैं उनके अपेक्षा में वो भी समानता के हिसाब से उनके बराबर ही सीख पाएगा। इससे उनको पढ़ाई में और उनके जीवन में आत्मनिर्भर बनने का योगदान मिलेगा, और उनके इससे क्या होगा, उसकी शिक्षा बढ़ेगी तो इससे उसकी व्यावसायिक संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 104। अनुशासन के संदर्भ में स्वशासन से क्या तात्पर्य है। पहले तो अपने स्वशासन का अर्थ समझो। आप में से किसी को स्वशासन का अर्थ पता है तो कमेंट करके बताओ। पंचायती राज में, प्रजामंडल में, इनमें हिस्ट्री में काफी टॉपिक में आया है ये नाम। इसका अर्थ है आत्मनियंत्रण। व्यक्ति अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रण करने के लिए स्वशासन का प्रयोग करता है। मतलब क्या होता है, स्वशासन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। जैसे पंचायती राज में पढ़ा था अपन ने, जो ग्राम पंचायतों की स्थापना करके गांव में गांव के जनता ने खुद के लिए खुद का शासन चुना था, खुद की सरकार बनाई थी। उसी हिसाब से स्वशासन में जो व्यक्ति है वो अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करता है और वो बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य कर सकता है। इसमें लिखो बी, अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105। अभिप्रेरणा का दबाव सिद्धांत किसे कहा गया है।
इसमें ए आएगा 105 में। अंतर्नोद कमी का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्लार्क हर्ट ने दिया था। जैसे क्या होता है, हमारी कोई व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकता एग्जाम्पल के लिए भूख या फिर प्यास, ये जैसे ही हमको लगती है तो हमारा शरीर क्या करता है, इनको संतुलित करने के लिए हमें भूख लगती है तो हमें कुछ खाने के लिए अभिप्रेरणा बनाता है, मतलब, और प्यास लगती है तो कुछ पीने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है शरीर को खुद से ही। इसमें बाह्य किसी अभिप्रेरणा के द्वारा दबाव बनाया जाता है जिससे हम उनको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। 106 का क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन और सजा के बीच में क्या अंतर है और वे व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसमें आएगा आंसर बी 106 के में। एक तो नाम है इसमें नकारात्मक पुनर्बलन। और एक है सजा। इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और ये सजा का पनिशमेंट। इसमें एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है और उसके पढ़ाई में अच्छे अंक आ रहे हैं, तो उसके माता पिता क्या करेंगे, उसको मतलब ना तो ज़्यादा शाबाशी देंगे और ना ज़्यादा उसको डांटेंगे तो वैसे नहीं, क्योंकि उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, और उसको ज़्यादा शाबाशी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर उसको ज़्यादा शाबाशी देंगे तो उसमें अप्रिय उत्तेजनाएं और वांछित व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा। तो इन सब को रोकने के लिए क्या करते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल किया जाता है। और सजा के माध्यम से क्या होता है, जैसे कोई बालक है, वो क्लास में ज़्यादा बोलता है या फिर उसका व्यवहार अन्य लोगों से अलग है, अशिष्ट व्यवहार करता है, तो उसको रोकने के लिए जो शिक्षक है वो सजा का उपयोग करता है, जिससे उसका अवांछनीय व्यवहार रुक जाता है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 107, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे। इसमें ऑप्शन ए देखो, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों को बहुमत को परेशानी हो सकती है, ऐसा तो नहीं करेंगे आप, ए को काट दो। कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे अगर ऐसा अपन करेंगे, उसको सिंपैथी देंगे तो उसको अन्य लोगों से अलग फील होगा, तो बी को भी काट दो। और सी में देखो, आप सोचेंगे कि उसके बाग में अंधापन है अतः आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे उसका जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर पड़ेगा, सी को भी काट दो। और डी में देखो, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। डी इसमें राइट आंसर है, उसको आगे की पंक्ति में पढ़ाएंगे और उसको सुविधाजनक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 108, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। नेतृत्व, इसमें नेतृत्व वाले में देखो, इसमें ए में दे रखा है प्रभुत्व या अधीनता, बी में प्रभुत्व या प्रशासन, और सी में प्रभुत्व या गुलामी, और डी में प्रभुत्व या अनुगमन। इसमें आंसर डी आएगा, डी। डी किस प्रकार से, प्रभुत्व का मतलब होता है जैसे गाइडेंस या फिर डायरेक्शन देना। जब कोई नेता होता है वो अपनी जनता, या फिर कोई विद्यालय में ले लो, कोई आपको मॉनिटर बना दिया, जैसे वो मॉनिटर भी एक प्रकार से लीडरशिप ही करता है, तो आपको गाइडेंस और डायरेक्शन देगा, और इसका जो सामने आपके नीचे जो समूह रहेगा वो आपका अनुगमन करेंगे, मतलब एक प्रकार से वो आपके फॉलोवर होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 104, लिकट के अनुसार वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो
लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है कहलाती है। लिख कट के हमने 4 सिद्धांत पढ़े थे, नोट्स में कॉपी खोल के देखना आप। इसमें ए है परामर्शदात्री, बी है सहभागी, सी है उदार निरंकुश और डी है निरंकुश शैली। इसमें जो लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है वो कौन सा है? लोकतंत्र में सिद्धांत पर आधारित है वो है पार्टिसिपेट करना, सहभागी होना। कोई कार्य कर रहा है उसमें सहभागी होना, या फिर उसमें मतलब कोई समूह है, समूह वो कोई कार्य कर रहा है तो हम उसमें सहभागी बनेंगे, या फिर उसमें कोई हित के लिए कोई कार्य करेंगे। इसमें बी हो जाएगा 109 के में। उसके बाद में 110, नीचे दिए गए नेतृत्व विकास के लिए मजबूत आधार है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। टाइम के अभाव को देखते हुए थोड़ा पेपर जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। इसमें देखो, जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार नेता का कार्य होता है उनके कार्यों के लिए मनोवैज्ञानिक स्वामित्व ले। ए के में आएगा 2 और बी के में केंद्रित करना, इसमें आएगा 1। उन बी को 1 से जोड़ दो। उनके स्कूल के साथ साथ आजीविका और व्यक्तिगत जीवन के एक दीर्घकालीन योजनाएं रखें। और सी उद्भावना, इसमें आएगा 4, लगातार उनके दिमाग को नए विचारों से भरते रहना। और डी के में आएगा 3, पहचान की जरूरत होती है तो जो सफलता के साथ जाती है। ए इसमें सिलेक्ट कर लो 110 के में A2, B1, C4, D3। अब क्वेश्चन नंबर देखो 111, अधिगम वक्र क्या दर्शाता है और किस प्रकार का वक्र सबसे अधिक सामान्य है और क्यों? पहले तो आप देखिए अधिगम वक्र होता क्या है। आपने देखा होगा ग्राफ, एक तो ऐसे ग्राफ होता है और एक ग्राफ ऐसे भी होता है। हॉस्पिटल में मशीन देखिए, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसमें क्या अधिगम ग्राफ में क्या होता है, जैसे नॉर्मल ग्राफ तो ऐसे काम कर रहा है और अधिगम ग्राफ है वो ऐसे काम करता है। मतलब इसमें ना तो ज्यादा ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक जगह पे स्थिर हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अधिगम वक्र कार्य करता है। तो इसमें किस प्रकार का वक्र सबसे अधिक सामान्य है और क्यों? इसमें ए देखो, समय के साथ अधिगम की गति में वृद्धि, ये है अधिगम ग्राफ, इतना इतना। तो इसमें देखो गति में वृद्धि हो रही है, नहीं। समय के साथ अधिगम की गति में कमी भी नहीं हुई, वृद्धि भी नहीं हुई। और समय के साथ अधिगम की गति में उतार चढ़ाव, जटिल वक्र, उतार चढ़ाव भी नहीं हुआ कुछ भी। तो समय के साथ अधिगम की गति में प्रगति को ग्राफिक रूप से दर्शाना नकारात्मक त्वरित वक्र, क्योंकि शुरुआती प्रगति तेज होती है लेकिन धीरे धीरे धीमी हो जाती है। इसमें ऑप्शन डी कर लो, डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 112, किस सिद्धांत में कहा गया है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता व्यवहार तथा उस परिस्थिति में जिसमें नेतृत्व का प्रयोग किया गया है के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है नेतृत्व का व्यक्ति संबंधी सिद्धांत, बी नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत, सी नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, डी नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत। इसमें क्या होता है, एक तो होती है परिस्थिति और एक होता है अनुयायी। इसमें जो नेता होता है वो परिस्थिति, जिस टाइम उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो मांगे चल रही होती है उनकी पूर्ति करता है, और अपने जो अनुयायी होते हैं, जनता या फिर लीडरशिप में जो विद्यालय में बच्चे हो गए, उनके जो आवश्यकता होती है उनका समायोजन बना के कार्य करता है। तो इसमें लिखो डी, 112 के में डी, प्रासंगिकता का सिद्धांत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 113, नेतृत्व रिक्त स्थान के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना। इसमें क्या है, व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देना एक, और बी के में व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने, सी में व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, और डी में व्यक्तियों को नियंत्रित और शामिल करने। इसमें ऑप्शन टिक करो बी,
113 के में बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 114, नेतृत्व का प्रबंधकीय ग्रिड प्रतिमान विकसित किया गया। ये किसने किया था? नेतृत्व के प्रतिमानों में हमने पढ़ा था, इसमें ऑप्शन आएगा सी, ब्लैक व माउंटेन द्वारा। प्रबंधकीय ग्रिड प्रतिमान, इसमें मैनेजमेंट वाली विधि पढ़ी थी। इसमें था कि मतलब जो नेता होता है वो कैसे ध्यान केंद्रित विधि का प्रयोग करता है। क्वेश्चन देखो 115, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। एक 115, इसमें दे रखा है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कर सकते। इसमें देखो जैसे आप नेता हो तो आप क्या चाहोगे कि लोग आपकी प्रशंसा करें, जिस आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, ये चाहोगे? नहीं। और बी है सेवा की इच्छा, आप चाहोगे कि लोग आपकी सेवा करें या फिर आप लोगों की सेवा करो, ये भी इसमें कुछ खास नहीं है। तीसरा है समूह का हित, लीडरशिप में क्या होता है, जो आपका समूह होता है उसमें आप सहभागिता करते हो और अपना जो समूह होता है उसका हित चाहते हो, तो इसमें ऑप्शन टिक कर लो सी, 115 के में सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 116, आधुनिक सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने वाले विभिन्न अभिकरण दबावग्रस्त रहते हैं। जो वर्तमान में अभिकरण है, कुछ भी मान लो, जैसे कोई सर्विस मान लो, कोई ऑफिसर मान लो, या फिर कुछ भी, जो आजकल सबसे ज़्यादा दबाव हो रहा है वो पॉलिटिशियन का हो रहा है। तो इसमें आंसर सेलेक्ट करो ए, राजनीतिक प्रभावों से, 116 के में। धार्मिक प्रभाव भी इतना नहीं है, सामाजिक कृतियाँ भी इतना नहीं है, उपरोक्त सभी मत कर देना इसमें, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक का तो कोई प्रभाव इतना वो नहीं होता। आंसर क्वेश्चन देखो 117, इसमें कथन और तर्क वाला है। एक जनतांत्रिक नेता निर्णय में अधीनस्थों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ये तो हो गया इसका कथन, और इसका तर्क क्या है? क्योंकि वह विश्वास करता है कि अधीनस्थ उसके समकक्ष ही योग्य हैं तथा उत्तरदायी हैं। इसमें आंसर आएगा बी, 117 के में। बी कैसे? इसमें तर्क देखो, एक जनतांत्रिक नेता निर्णय में अधीनस्थों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है। जैसे एक ये नेता हो गया, ये इसके नीचे काम कर रहे हैं, तो ये इनको सहयोग तो करता है अपने अधीनस्थ को। अधीनस्थ का मतलब होता है नीचे वाले, इनको सहयोग कर रहा है और ये अपना नेता है। नीचे वालों को सहयोग कर रहा है। इसमें क्या है? पहला कथन तो सही है। दूसरा है क्योंकि वह विश्वास रखता है कि अधीनस्थ उसके समकक्ष ही योग्य तथा उत्तरदायी हैं। इसमें आर वाला जो तर्क है वो थोड़ा सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो अपने नीचे काम कर रहे हैं ये अपने समकक्ष का होता है कि सामने है तो ये सही काम कर पाएंगे। अपन यहाँ से मतलब इन पे प्रेशर छोड़ देंगे या फिर उनको लीडरशिप छोड़ देंगे तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें टिक करो बी, दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, जैसे शिक्षा को अपन बिजनेस के हिसाब से लेके चलें तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई, जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मेरे को कोई बिजनेस करना है शिक्षा से रिलेटेड, कोई विद्यालय या कोचिंग कुछ भी, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेरे में प्राकृतिक क्षमता होनी चाहिए, मतलब नेचुरल पावर्स वैसे होते हैं वैसे होने चाहिए कि मेरे को पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए, मैं लोगों को जल्दी समझा पाऊँ, संप्रेषण जल्दी कर पाऊँ लोगों को, जो मैं बोलता हूँ बच्चों के जल्दी समझ में आ जाए। तो इसमें सी टिक करो 118 के में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119, व्यवसायीकरण की आधुनिकीकरण के प्रभाव में बहकर हम सामाजिक मूल्यों को भूल जाते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है?
इसमें आएगा ए का तो है सदैव, बी साधारणतया, सी कदापि नहीं और डी कभी कभी। इसमें टिक करो बी 119 के में। बी कैसे, मतलब कोई व्यवसाय होता है उसमें जैसे लाभ कमाने लग गया उसका ओनर, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, या तो आधुनिकीकरण के प्रभाव में आके सामाजिक मूल्यों को धीरे धीरे भूल जाएगा, मतलब लोगों के साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि वो किस हिसाब से बात करता है। एक तो सदैव हमेशा नहीं होता, साधारणतः होता है कभी कभी, और कदापि नहीं मतलब कभी भी नहीं होगा, और कभी कभी होगा, ये भी गलत है। इसमें बी टिक करो साधारणतः। एग्जाम्पल के लिए जैसे गर्मी चल रही है, तो गर्मी में लोग गर्मी में धूप में जाते हैं, ये एग्जाम्पल ले लो। वैसे ही जो व्यापारी है किसी दिन उसका कोई दिमाग ख़राब रहेगा तो थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, तो उसके चिड़चिड़ेपन की वजह से अपना थोड़ा व्यवहार बिगाड़ सकता है। तो साधारणतः मतलब बिगड़ेगा ज़रूर, ये तो फिक्स है, बी करो इसमें। क्वेश्चन नंबर 120, एक व्यक्ति में अनेक व्यवसायों के लिए क्षमता होती है, आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, एक जो व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है, बस उसको ज़रूरत होती है उन अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने की। तो सहमत है इसमें। 120 के में ए करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 121, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रम में दोष पाए जाते हैं, विविधता और बहुउद्देश्यता का अभाव। इसमें डी करो 121 के में। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 122, यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप, इसमें देखो अशिष्ट का मतलब समझो। पहले तो अशिष्ट का मतलब होता है असभ्य या फिर आक्रामक प्रवृत्ति का कोई छात्र है ऐसे। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखे हैं, हम उसे महसूस कराएंगे कि उसने दंडनीय अपराध किया है, ऐसे ही उसको महसूस करवाएंगे। उसमें और बच्चों का टाइम ख़राब होगा, उसको क्लास में ऐसे खड़ा करके उसको कुछ बोलेंगे। और बी में उसे सबके सामने शर्मिंदा करेंगे, ये भी ठीक नहीं है, मतलब दूसरे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करना, फिर दूसरे लोग उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। और सी है, उसे सचेत करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं क्योंकि उसने गलती की है। तो डी ऑप्शन में देखो, उसे कक्षा के बाद समझाएंगे तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे, आवश्यकता होने पर उसके घर भी जाएंगे। इसमें डी टिक करो 122 के में डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 123, एक दिन कक्षा में पढ़ाते समय आपने अनजाने में कुछ गलत तथ्य दे दिया जिसका पता आपको घर आकर चला, आप क्या करेंगे? जैसे मेरे पे ही लेके देख लो। अगले तो मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें से कुछ गलत करवा दिया, तो मैं क्या करूँगा? घर पे जाके चेक करूँगा कि वो सही था, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ गलती लगी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन गलत करा दिया, तो मैं क्या करूँगा? इसमें देखो ए ऑप्शन, अगले दिन कक्षा में उस भूल को सुधारूंगा तथा छात्रों से भूल की क्षमा मांगूंगा, किसी बहाने भूल सुधार करेंगे। यदि कोई बालक उस भूल की ओर आपका ध्यान दिलाता है तब भी आप उस भूल को नहीं मानेंगे। मतलब कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है कि ये वाला सही है सर, लेकिन फिर भी मैं इसको मान रहा नहीं हूँ, मैं बोलूँगा मैंने तो जो बोल दिया वो सही है, ऐसा नहीं करूँगा। और किसी बहाने भूल सुधार करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, मतलब जो गलत है वो गलत है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगले दिन कक्षा में आऊँगा, उसके लिए सॉरी बोलूँगा और जो मैंने गलत करवाया उसको सही करवाऊँगा। इसमें ए टिक करो 123 के में। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 124, नेतृत्व शैलियों के संबंध में से निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? इसमें एक तो प्रबंधकीय जाल की अवधारणा, ब्लैक तथा माउंट। हाँ, ये मैनेजमेंट वाली विधि वापस आ गई। इसमें एक के में ब्लैक एंड माउंट, ये सही है। तानाशाही प्रक्रिया, रॉबर्ट ब्राउन, ये गलत है। और अप्रभावशाली शैली, ब्रूमवेट, ये भी गलत है। चौथा है प्रभावशाली शैल, रेडिन हर्से। 1 और 4 सही हैं, तो 1 और 4 देखो किस में, डी में। 124 के में डी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 125, विद्यालय में नेतृत्व संबंधी सही पाठ्य पदानुक्रम क्या है?
पदानुक्रम होता है, मतलब पद सोपान या फिर वरीयता क्रम। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षक, अध्यापकगण और छात्रकूट। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे ऊपर क्या होता है, प्रधानाचार्य। उसके नीचे आता है अपना जो मैनेजमेंट संभालता है या फिर प्रबंधन दिशा निर्देश जारी करता है, देख रेख करता है, उसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, और उसको हिंदी में पर्यवेक्षक। उसके बाद में आएगा अध्यापकगण। उसके बाद में छात्रकूट। तो ये देख लो, इसमें 1 पे हो, 2 पे, 3 पे, 4 पे। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? सी ऑप्शन में। सी कर लो, सी 125 के में सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक प्रणाली में नेतृत्व की विशेषताएं हैं? इसमें आएगा सी। 126 के में भी सी कर लो। एक 127 का देखो, वह नेतृत्व शैली जो समूह के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है कहलाती है स्वतंत्रतावादी शैली। डी 127 के में डी। ये अपने नोट्स में देख लेना, स्वतंत्रतावादी शैली में। इसमें क्या होता है, सदस्यों की परामर्श ली जाती है, क्योंकि उसमें जो नेता होता है वो ऐसे मानता है कि नेतृत्व के दौरान कि अपने को जो अपने सहयोगी हैं उनकी भी परामर्श लेनी चाहिए, उससे उनमें स्वतंत्रता की भावना बनी रहती है। 127। अब देखो क्वेश्चन नंबर 128, वोकर मेहदी के परीक्षण का एक शाब्दिक उप परीक्षण परिणाम सोचो परीक्षण किससे संबंधित है? ये संभावित परिणामों से संबंधित है। इसमें लिखो ABCD, इसमें बी टिक करो। 128 के में बी। बी में क्या दे रखा है, विभिन्न परिस्थितियों में संभावित परिणामों के बारे में सोचना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 129, सृजनात्मकता की पहचान करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करने की क्या सीमाएं हैं? इसमें 129 के में भी सी कर लो। और क्वेश्चन देखो 130 वाला, संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है? एक तो है निर्व्यक्तित्व संप्रेषण, और एक अशाब्दिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। इसमें आपने अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषण तो पढ़े थे संबंध के आधार पर प्रेक्षण में, और ये अशाब्दिक संप्रेषण भी पढ़ा था। इसमें जब भौतिक दूरी होती है या फिर हाव भाव के द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे साझा करना, तो इसमें ये निर्व्यक्तित्व संप्रेषण ये गलत है। 130 के में ए करो। उसके बाद में सम्मिलित कीजिए। 131 वाले में तो ए कर लो। अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तथ्यों, विचारों और भावनाओं का सही आदान प्रदान। मतलब जैसे मैं एक प्रकार से यहाँ से संप्रेषण कर रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, मेरे पास बढ़िया तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, विचार होने चाहिए, और जो भावनाओं का जो आदान प्रदान का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें सी करो। और 133 में संप्रेषण माध्यम लोगों को संगठित करने में कैसे सहायक होता है? इसमें देखो 133 के में ए में दे रखा है केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, सामाजिक एकता लाने में, केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में, केवल धार्मिक प्रभाव बढ़ाने में। इसमें करो बी, सामाजिक एकता लाने में, 133 के में।
और 134 में है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है। आप किसी को संदेश भेजते हो, जो संदेश प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद जब तक आप कमेंट करके बताओ 134 का। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 135 देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें करो बी 135 के में। सृजनात्मकता सभी व्यक्तियों में अलग अलग स्तरों पर मौजूद होती है और उसे उचित वातावरण में प्रोत्साहित किया जा सकता है। आ गया आंसर। ग्रहणकर्ता होता है जिसको आप मैसेज करते हो, और जो ग्रहण करता है जिसके पास जाता है वो ग्रहणकर्ता होगा। तो इसमें डी कर लो, संदेश ग्रहणकर्ता। अब क्वेश्चन नंबर 136 देखो, टेलर द्वारा दिए गए सृजनात्मक के स्तरों में अभिव्यक्तिपूर्ण सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है। इसमें सी आएगा, व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों की सहज अभिव्यक्ति जिसमें कौशल या मौलिकता पर जोर नहीं दिया जाता। 136 के में ठीक। आगे देखो 137 का, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है। पहला देखो, विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना। लाइट चली गई, ऑफ कर देता हूँ। लाइट चली गई थी अभी, तो दिखाई तो दे रहा है ना। विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। इसमें करो बी, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। क्वेश्चन नंबर 138, फ्राइड के अनुसार सृजनात्मकता में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें लिखो, ए तो दे रखा है सचेतन प्रक्रिया, बी अचेतन प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया और भावनात्मक प्रक्रिया। 138 के में बी आएगा, अचेतन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, अचेतन प्रक्रिया में क्या होता है, जो अपना अनकॉन्शियस माइंड होता है वो अपने, जब हम कोई कार्य करते हैं या फिर कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं तो वो हमें अनकॉन्शियस माइंड अंदर से तरंगे भेजता है और वो प्रोसेस को जारी करता है कुछ सृजनात्मक करने के लिए। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 139, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, वो समाज की बातों को न माने, मतलब समाज में जो चल रहा है वो समाज से खुद को अलग ही समझे, तो इसमें क्या होगा, वो समाज के नियम, मूल्य और व्यवहार इन सब से अछूता रह जाएगा, मतलब इन सब को समझ में नहीं पाएगा, तो उसका व्यवहार हो जाएगा, वो असामाजिक हो जाएगा। इसमें सी कर लो 139 के में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 140, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालयों पर आ पड़ा क्योंकि माता पिता का व्यवसायरत होना, सीमित परिवार का होना, एकाकी रहने की प्रवृत्ति ज्ञात नहीं। इसमें आएगा ए 140 के में। ए कैसे, क्योंकि जो जिन बच्चों के माता पिता किसी जॉब में है या फिर कोई उनका खुद का बिजनेस है या फिर व्यवसाय है, तो उसमें क्या होता है, जो माता पिता होते हैं वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, उनका पूरा जो ध्यान होता है वो अपने व्यवसाय की तरफ होता है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 141, ग्लोबल वार्मिंग ने विकासशील देशों में किसे बाधित करने की चुनौती दी है? शिक्षा को। ग्लोबल वार्मिंग से शिक्षा प्रभावित होगी? नहीं, क्योंकि आप कमरे के अंदर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। और स्वास्थ्य प्रभावित होगा, ये होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। उद्योग धंधे ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होगी तो वो है कृषि। 141 के में लिखो सी। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 142, संवेदना किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है? संवेदना जो अपनी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां अपने, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इसमें क्या दे रखा है? केवल बाहरी वस्तुओं से। ये सही है। केवल आंतरिक विचारों से, ये भी सही है। केवल ज्ञानेंद्रियों से, ये भी सही है। इसमें आएगा जो सबसे सही है वो कौन सा? आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से। तो इसमें सी आएगा, 142 के में सी। एक 144 के में है, अधिगम में पठार क्या है और शिक्षक इस स्थिति से कैसे निपटें? अधिगम में पठार। पठार क्या होता है? ज्योग्राफी में देखा होगा आपने, उच्च भूमि होती है थोड़ी। इसमें सी आएगा, अधिगम की गति में कुछ समय के लिए कोई प्रगति न होना। वो ग्राफ वाला पढ़ाया था, ये भी उसके जैसा ही है। इसमें क्या हो गया, जैसे ये ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तक तो गति हुई, उसके बाद में यहाँ पे रुक गई कुछ टाइम के लिए। ना तो इसमें वृद्धि हो रही है, ना तो इसमें ऊपर जा रहा है, और ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे फिक्स हो गया। इसको बोलते हैं अधिगम में पठार होना। इसमें सी में क्या दे रहा है? अधिगम की गति में कुछ समय के लिए कोई प्रगति न होना। शिक्षक शिक्षण, इसमें इसके समाधान के लिए शिक्षक क्या करेगा? तो इसमें क्या करेगा, वो शिक्षण विधियों में बदलाव करेगा, या फिर जो बच्चों के लिए प्रेरणा है वो बढ़ाएगा, बच्चों को अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देगा, और उसमें और एक कार्य और करेगा, नए लक्ष्य निर्धारित करेगा, नए नए जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करेगा, तथा बच्चों को अलग प्रकार से समझाने के प्रयास करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 145, अधिगम प्रक्रिया की विशेषता में अधिगम की तत्परता का क्या महत्व है और शिक्षक इस तत्परता को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? अधिगम की तत्परता, इसमें क्या होता है, जब कोई बालक होता है वो कार्य को सीखने के लिए तत्पर है तो वह उस कार्य को तुरंत सीख लेता है। जैसे क्या होता है, आप स्टूडेंट हो, आपको पहले से मतलब ऐसे है मन में कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ाएं, हमको पढ़ना है, ये पढ़ने की इच्छा हो रही है, ये वाला टॉपिक सबसे बढ़िया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं उसको पढ़ाऊँगा आप उसको तुरंत प्रभाव से कैच करोगे सब कुछ, और आपको जल्दी याद हो जाएगा वो। ये जो सिद्धांत है अधिगम की तत्परता, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें सी करो, यह सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक छात्रों की पूर्व ज्ञान, कौशल और प्रेरणा का आकलन करके और शिक्षक को उनके स्तर के अनुसार समायोजित करके इसे सुनिश्चित करता है। मतलब ये जो विद्यार्थी होते हैं उनके ज्ञान का पहले से अनुमान लगा लेता है शिक्षक, तथा उस आधार पर उनको ज्ञान देता है। सी कितने का है? 145। उसके बाद में देखो 146, शिक्षक छात्र संबंध में नेतृत्व का क्या महत्व है? इसमें लिखो डी, एक अच्छा शिक्षक छात्र को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दृष्टि देता है। उज्जवल भविष्य क्या होता है? मतलब आशाजनक, जिसमें उसके भविष्य में आशाएं बनी रहें, और एक सफल भविष्य हो, मतलब उसका कैरियर वगैरह या फिर आगे की जैसी भी जीवन हो वो सक्सेस हो। 146 के में डी कर लो। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 148, नेतृत्व का मैनेजरियल ग्रिड प्रतिमान विकसित किया गया। ये जो मैनेजरियल है ये किसने दिया था? ये पीछे भी आया आपके पीछे क्वेश्चन में, प्रबंधक या प्रतिमान, उसको हिंदी में मैनेज बोलते हैं। तो इसने किसने दिया था? ब्लैक माउंटेन द्वारा। 148 में सी कर लो।
और क्वेश्चन नंबर 147 का और देखो, लागत नेतृत्व और उत्पाद भेदभाव रणनीतियों को इसकी व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है कि उन्हें अक्सर सामान्य व्यापार रणनीतियाँ। 147 के में बी करो। 149 में है, यदि छात्रों को प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा उन्हें सामाजिक रहन सहन के अनुरूप डालना है तो कक्षा के अनुशासन को होना चाहिए। इसमें सी आएगा, समूह कल्याण के संदर्भ में स्वयं निर्देशित व्यवहार का प्रदर्शन। सी कैसे आया ये बताओ आप कमेंट करके। क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, यदि कोई क्लास में या फिर कोई समूह है उसको स्वतंत्र छोड़ दें और उनको स्व विवेकीय शक्तियाँ दे दें, मतलब आप अपनी मर्जी से करोगे जो कुछ करोगे, लेकिन यह आपको समझ होनी चाहिए कि आपको सही और गलत में फ़र्क करना आता है या नहीं आता। तो इसमें उनका व्यवहार कैसा होगा। और आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 150, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। इसमें क्वेश्चन 150 ही हैं क्या, आगे भी हैं? नहीं, 150 तक ही हैं। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। बुनियादी होता है मतलब बेसिक या फिर मूल ढांचा। इसमें प्रशंसा को, जैसे कोई मान लो आप पे ले लो एग्जाम्पल के लिए, आप क्या करते हैं, मतलब आप नेतृत्व करते हैं तो आप क्यों करते हैं। एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रशंसा के लिए, लोग आपकी प्रशंसा करें, आपका सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो बढ़े, इसके लिए नहीं। और या फिर आप चाहते हैं कि जो आपके नीचे काम कर रहे हैं वो सब लोग आपकी सेवा करें, इसके लिए करते हैं। बी और सी में देख रहा समूह का हित, आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप अपने से जो नीचे आपके काम कर रहे हैं या फिर जनता है उनका हित कर सकें। तो सी में दे रखा है समूहों का हित, और डी में कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 150। वैसे नेता का जो बुनियादी आधार होता है उसमें प्राथमिकता यही होती है कि वो समूह का हित करें, उनको जो अपने समूह में शामिल है उनको निर्णयों में शामिल के लिए, मतलब कुछ भी निर्णय करोगे ना आप उसमें उनकी सहभागिता हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 150 है, ये आप बताएंगे इसमें क्या आएगा, कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।